हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम जो है इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या इनको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं। तो मेनली जो ये हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जब होता है। जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अगर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का हम होमोलाइटिक क्लीवेज करें तो हमें मिलेगा एक कार्बन फ्री रेडिकल और दूसरा कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये तो जनरेशन हुई हमारी किसकी? फ्री रेडिकल्स की। अगर हम इसी बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करने के बजाय हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करें, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कैसे? कार्बन है मेरे पास दो, इनके बीच में बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होकर टूटे, मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में वो इस कार्बन की तरफ चले जाएं, तो उस केस में ये जो कार्बन जिस पर इलेक्ट्रॉन आई है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब कार्ब एनायन बनेगा, और ये जो कार्बन था जिससे इलेक्ट्रॉन गई ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ये कार्ब कैटायन या कार्बोकैटायन बनाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं इसके अंदर हमने तीन की फॉर्मेशन पढ़ ली। पहला क्या है हमारा? कार्बोकैटायन, सेकंड इज कार्बेनायन, थर्ड इज फ्री रेडिकल। इसके अलावा हमारे दो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और होते हैं जिसका नाम है कार्बीन एंड नाइट्रीन। अब बेटा आज हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायंस के बारे में। कार्बोकैटायंस जो हमारे होते हैं, इन कार्बोकैटायंस को जो है हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन सेम है। अब कार्बोकैटायन की खास बात देखो, इसके अंदर मैं अभी एक लाइन कर रही हूँ कि कार्बोकैटायंस जो होते हैं इनके अंदर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जब 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसकी वजह से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल मीन्स क्या होता है? कार्बोकैटायन शॉर्ट लिव्ड है, हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज है। हाईली रिएक्टिव का रीज़न वही है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर और अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं बाय रिएक्टिंग। हाँ, अब हम बात करते हैं हमारे जो कार्बोकैटायंस हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में और इनकी फॉर्मेशन के बारे में। तो फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जिनसे पता चलेगा हमें, हम इसको रोटेट करके देख सकते हैं। ये देखिए, जो कार्बोकैटायन है इनकी फॉर्मेशन जो है बहुत सारे मेथड से हो सकती है, लाइक डायरेक्ट आयोनाइजेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स और एल्काइल हैलाइड, इस तरीके के मेथड्स हैं। लेकिन फ़िलहाल इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है जो हमारे सिलेबस में भी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी किया जाता है, दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस के लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, अब आपको क्लियरली नज़र आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए जो सबसे पहली फैक्टर है जिस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद सेकंड है रेजोनेंस इफेक्ट एंड थर्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन का मतलब है जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे फर्दर 3 कार्बन अटैच्ड है हमारे पास, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब हमें पता है जो मिथाइल ग्रुप है उसका इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में मैंने ये चीज़ आपको पहले क्लियर कराई है कि प्लस के लिए प्लस अच्छा, ये बात हमें अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि प्लस के लिए प्लस अच्छा, मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज को अगर प्लस आई इफेक्ट है तो वो स्टेबलाइज करेगा। कैसे? ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन को डोनेट करेंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा। स्लाइट नेगेटिव चार्ज आने से जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, एंड चार्ज डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स टू स्टेबिलिटी। अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब हम बात करें 2 डिग्री कार्बोकैटायन में, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर 2 है प्लस आई इफेक्ट, मतलब जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन था उसके अंदर जो है 3 थे प्लस आई ग्रुप, तो उस केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी। 2 डिग्री कार्बोकैटायन के केस में 2 प्लस आई ग्रुप हैं तो स्टेबिलिटी की बात करें तो लेस प्लस आई इफेक्ट हो गया, और प्राइमरी के अंदर लीस्ट प्लस आई इफेक्ट हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारा कार्बोकैटायन होगा वो कार्बोकैटायन होगा 3 डिग्री, देन उसके बाद 2 डिग्री
एंड देन 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बोकेटायन। अगर हम बात करें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I ग्रुप जैसे नाइट्रो, COOH और ब्रोमाइड, इस तरीके के कोई क्लोरो ब्रोमोआइडो, इस तरीके के कोई ग्रुप अगर अटैच रहेंगे तो वो ग्रुप जो है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि प्लस चार्ज है कार्बोकेटायन में और प्लस के लिए -I इफेक्ट जो है वो ख़राब रहेगा। आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की, और अब इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट से पढ़ेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट या हम इसको कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। ये मेनली वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पर हमारा जो कार्बोकेटायन है उसमें रेजोनेंस की कंडीशन, जैसे यहाँ पर हमारी कंडीशन है पॉजिटिव, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, यानी पॉजिटिव सिंगल डबल, यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ में डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेट पोजीशन पे होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। अगर कॉन्जुगेट पोजीशन पे है तो कॉन्जुगेट पोजीशन पर होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस हमें नज़र आ रहा है। ये पहला स्ट्रक्चर है, इसमें हमने एरो से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग दिखाई और ये हमारे पास सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। सिमिलरली अगर हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटायन है तो बेंजाइल में भी हमें नज़र आ रहा है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसकी बनेंगी। तो रेजोनेंस में एनर्जी यूटिलाइज होगी, एनर्जी अगर यूटिलाइज होगी तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम बचेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा बेंजाइल कार्बोकेटायन, देन एलाइल कार्बोकेटायन, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड लास्ट में हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन। उसके बाद हमने थर्ड फैक्टर और पढ़ा था कि अगर हमारे पास कार्बोकेटायन है और उसकी स्टेबिलिटी को हमें एक्सप्लेन करना है तो उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर अल्फा H है, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है ये प्रोमिनेंटली हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ एल्कीन्स, इन केस ऑफ कार्बोकेटायंस एंड कार्बन फ्री रेडिकल। it is absent in कार्ब एनायंस। कार्ब एनायंस में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है कार्बोकेटायन है और कार्बोकेटायन में नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन है उसके अंदर यहाँ पर 3, 6 एंड 9 अल्फा H हैं। अगर बात करें सेकेंडरी कार्बोकेटायन की तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन के अंदर हमारे पास 6 अल्फा H हैं और जो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन है उसमें 3 अल्फा H हैं। तो जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन और उतना ही स्टेबल कार्बोकेटायन। तो टर्चरी कार्बोकेटायन जो है वो हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा। नीचे ये लाइन हमें नज़र आ रही है, टर्चरी कार्बोकेटायन विल बी मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। आई थिंक यहाँ तक आप सबको ये बात क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बन आयंस और कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी। थैंक यू।